हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवा उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही एक कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा हमारा क्लास 12th का, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मीन्स हम इसमें डिस्कस ये करने वाले हैं कि जो माइक्रोब्स होता है ये कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है या कैसे कह सकते हैं इसका हमारे ऊपर नुकसान हो रहा है। सबसे पहली बात तो बेटा इसमें हम ये समझेंगे कि माइक्रोब्स जो होता है, माइक्रोब्स जितना हमारे लिए नुकसानदायक है उससे कई ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी होता है। तो इन्हीं सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये चैप्टर काफ़ी छोटा भी होगा, तो आप शुरू से लेकर बेटा लास्ट तक बने रहिएगा जिससे चीज़ें आपको समझ में पूरी आ जाए। ठीक, चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। लेट वी स्टार्ट। देखिए माइक्रोब्स कैसे होते हैं। माइक्रोब्स एक स्मॉल साइज़ के होते हैं, एज यू नो दैट माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि जिसको आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। इवन दे विल नॉट फॉर्म द कॉलोनीज। फिर बताएंगे जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या हम ऐसा थोड़े बोलते हैं कि ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ गया, नहीं, हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको आप कैन नॉट बी सीन नेकेड आई से। फिर देखेंगे ये मेजर पार्ट होता है एक बायोलॉजिकल सिस्टम का, बायोलॉजिकल सिस्टम्स का एक बड़े ये एक बायोलॉजिकल कह सकते हैं पार्ट होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम का एक हिस्सा होता है। समझ में आई बातें। फिर देखेंगे अगली लाइन में समझेंगे एग्जाम्पल में, जैसे आप समझ सकते हो कि ये हमारे लिए यूनिसेलुलर होते हैं। हमको पता होगा दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मल्टी सेलुलर होता है मोर देन 2 सेल जिसमें हो, और यूनिसेलुलर इज द सिंगल सेल ओनली प्रेजेंट टू देयर। फिर देखेंगे यूनिसेलुलर में जैसे कि किंगडम मोनेरा में आप देखेंगे, प्रोटिस्टा में आपको देखने को मिलेगा। फिर देख सकते हैं दोस्तों कुछ ऐसे यूनिसेलुलर होंगे जो हमारे कैसे होते हैं यूनिसेलुलर फंजाई, जैसे कि ईस्ट आप जानते होंगे जो हमारा कैसा होता है माइक्रोस्कोपिक होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये भी यूनिसेलुलर है लेकिन फंजाई है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई यू नो दैट हेल्प इन द फर्मेंटेशन रिएक्शन जो माइक्रोस्कोपिक के रूप में होता है। फिर देखेंगे बताएंगे कि जैसे वायरस है, वायरॉइड होता है एंड प्रियॉन्स, ये जो 3 चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक होता है। बात समझ में आई। वहीं पर हम ये समझेंगे कि जो बैक्टीरिया है और जो फंजाई है ये हमारा कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स आप क्या बता सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है दैट थिंग्स जो कि कह सकते हैं कि प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें हम न्यूट्रिटिव मीडियम को भी यूज़ करते हैं, यानी हम इसको बोलते हैं कल्चर मीडियम। क्या कल्चर मीडियम में हम चीज़ों को ग्रो करा सकते हैं? बिल्कुल। हम इन्हीं बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, एक वो व्यवस्था देते हैं जो व्यवस्था वो इन्वायरमेंट में पाते हैं। अब जब मैंने वही व्यवस्था इनको एक अपने लैब में दे दिया, तो लैब में देने के बाद अपने उस पेटी डिस्क में जब इनको ग्रो कराया मैंने, तो देखा कि यहाँ पर हमको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो दिखाई पड़ते हैं और ये कभी कभी क्या होते हैं, सिंगल भी हो जाते हैं, कॉलोनी में भी होते हैं। एंड व्हेन इट फॉर्म द कॉलोनी, जिसको हम अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। भाई चीज़ें बहुत छोटी हैं तो इसको देखना मुश्किल है, लेकिन जब ग्रुप में हो जाती हैं, कॉलोनी में आ जाती हैं, सो यू कैन ऑब्जर्व। फिर देखेंगे इसमें माइक्रोब्स कैसे होते हैं। एक हमारे लिए फ्रेंड भी, मैंने शुरू में बताया माइक्रोब्स आर द फ्रेंड एज वेल एज द फो। फो मतलब जो इनमी होते हैं, दुश्मन होते हैं। क्या, जैसे LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वगैरह अभी इसमें आने वाले हैं, तो ये पहले जान लीजिए कि माइक्रोब्स कैसे हैं, फ्रेंड है और हमारे फो के रूप में जाने जाते हैं। फिर बताना ये क्या करते हैं दोस्तों, ये बताते क्या हैं कि इसमें क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में बहुत सारे सेवरल डिजीज़ कॉज करते हैं, है ना। अभी मैंने कहा अगर दोस्त हो तो मदद करिए हमारे अलग अलग चीज़ों में, लेकिन अगर हमारे दुश्मन होंगे तो कहीं ना कहीं हमें डिजीज़ कॉज करेगा। तो ये हमारे लिए एज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म के रूप में एक्ट करते हैं एंड कॉज द डिजीज़, सेवरल डिजीज़। फिर देखेंगे जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एडिनो वायरस। एडिनो वायरस का नाम आपने सुना होगा, पहले भी अभी मैंने पढ़ाया है लास्ट वाले में। तो वहाँ पर एडिनो वायरस में आपको बताया मैंने कि ये कैसे हैं, एक रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कॉज करते हैं, किसमें, एनिमल्स के केसेस में। तो वहाँ पर जो डिजीज़ होता है एडिनो वायरस के द्वारा होता है। कुछ अदर माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और उसी को लेकर के हम इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे कि कैसे बेनिफिट है और कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड, घरेलू सामग्रियों में कैसे माइक्रोब्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको एक नाम दिया, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस।
उसी का एक और हम ले लेंगे वहाँ पर LAB। LAB इज़ नॉट द जलेबी। LAB मीन्स होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये दो चीज़ आपने लिया, लैक्टोबैसिलस एज वेल एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमने यूज़ किया। क्या करने के लिए? ये कन्वर्ट करते हैं मिल्क को किसमें? कर्ड में। मिल्क को कर्ड में। एंड इनिशियली क्या होता है, जब हम बहुत कम मात्रा में मिल्क को ऐड करते हैं किस मिल्क में, है ना। पहले तो अभी आपको मिल्क में क्या करना, दही थोड़ा सा ऐड कर देना, ऐड ऑन करना है। तो जब आप फर्स्टली ऐड करते हो थोड़ा सा कर्ड मिल्क में, तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं इनोकुलम कहा जाता है, या उसी को बोलते हैं स्टार्टर, जो प्रोसेस को स्टार्ट करवा दे। जब आप कहीं फंक्शन में जाते हो तो कोई एक आता है जो आपका चीफ होता है, जब वो फीता काट देता है तो प्रोग्राम्स हमारे कैसे हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा यहाँ पे कर्ड काम करेगा। मिल्क में जैसे थोड़ा सा जार डालेंगे, उसमें मिलियंस ऑफ LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपको दिखाई पड़ेगा। एंड जैसे वो क्या करता है, व्हेन दे गेट अ फेवरेबल कंडीशन, इट कैन बी रैपिडली डिवाइड। तो ग्रो करने का या डिवाइड करने की प्रोसेस शुरू कर देगा, और फाइनली क्या होगा, वहाँ पे एसिड रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, लैक्टिक एसिड कहा जाता है। एंड दिस कोगुलेट, धीरे धीरे वो थक्का जमाना शुरू कर देगा। फाइनली देखेंगे कि जो पार्सली जो डाइजेस्ट करते हैं मिल्क के अंदर पाए जाने पर, मिल्क में प्रोटीन होता है जिसको आप क्या बोलते हो, कैसिन कहते हो। अब वो कैसिन नामक जो प्रोटीन्स होते हैं उसको भी फाइनली क्या करते हैं, पार्सली डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देते हैं कैसिन को। एंड फाइनली आप देखेंगे LAB जो होता है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे LAM नहीं होगा, LAB, ठीक है। LAB जो होता है इंक्रीज करता है विटामिन B12। अब विटामिन B12 हमारे बॉडी के लिए एक सेहत कर्ड का फॉर्मेशन भी करवा रहा है, हेल्दी बनवा रहा है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में किसी प्रकार के जो माइक्रोब्स एंट्री करेंगे हमारे स्टमक में, उसको चेकआउट करता है, रोक देता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा होता है। वही चीज़ मैंने लिखा है कि हमारे स्टमक में जाते समय उसको मारने का काम कर देगा या रोक देगा पहले से। समझ में बात है। एक होता है ल्यूकोनोस्टॉक एंड लैक्टोबैसिलस। ये दो ऐसे बैक्टीरियम होते हैं जो प्रिपेयर करवाते हैं डग को। डग माने एक गुथा हुआ आटा जिसको आप कहते हो। अब वो चाहे बेसन हो, चाहे आटा हो, चाहे गेहूं का हो या मैदे का हो, इसी को डग कहते हैं। तो उस डग की तैयारी करवाने में कौन कौन जिम्मेदार है, कौन बैक्टीरियम है, तो हमारा कौन है, ल्यूकोनोस्टॉक एंड लैक्टोबैसिलस। ये ऐसे बैक्टीरियम होंगे जो प्रिपेयर करवाएंगे डग को। एंड व्हाई द डग इज प्रिपेयर्ड, फॉर द इडली एंड डोसा। इसको बनाने के लिए हम लोग इसको प्रिपेयर करवाते हैं वाया द फर्मेंटेशन। क्या बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी, इसी को सॉल्व लीजिए बहुत जल्दी से। चलिए बेटा, आगे इसमें हम देखने वाले हैं बेटा, जैसे कि अब हम कुछ आगे बात करेंगे, जैसे वेकर ईस्ट। अब आप देखेंगे वेकर ईस्ट क्या करता है, इसमें स्पेशली कौन सा है, सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। अभी मैंने आपको बताया अभी पिछले टॉपिक में। अब देखिए ये क्या करता है, ये करता है कि मैक द डग बनाता है स्पेशल फॉर द ब्रेड के लिए। तो ब्रेड जो आप देखते हैं, जो खाते हो, उस ब्रेड के फॉर्मेशन करने के लिए बेटे कौन से जिम्मेदार हैं, ये हमारे वेकर ईस्ट में सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। फिर देखेंगे इसमें है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, देखो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी। ये क्या करता है, ये सेरेमनी ही कर लेता है। ये करता क्या है कि मैक द स्विस चीज़, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, होल पाए जाते हैं। क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब निकलता है तो अपने अंदर एक गड्ढा बना के निकलता है, होल बना के निकलता है, उसी को बोलते हैं स्विस चीज़ के रूप में जानते हैं। एंड फ्लेवर, टेस्ट और टेक्सचर, इसके आधार पर हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं कि ये जो होते हैं, इनको बनाने के लिए, इस पनीर या इस चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग माइक्रोब्स जिम्मेदार होते हैं। उन्हीं के आधार पर हम बताते हैं कि पहला जैसे रॉकीफोर्ट चीज़, क्या होता है, इसकी क्वालिटी कहाँ से मिलता है, पेनिसिलियम, तो रॉकीफोर्टी से मिलता है जो कि फंजाई होता है। फिर देखेंगे एक होता है कम्बर्ट चीज़ होता है, जो कहाँ मिलता है, किससे मिलता है, पेनिसिलियम कम्बर्टी, जो कि एक फंजाई होता है। समझ में आया। अब देखेंगे इसमें बता टैडी क्या है। देखो टोडी क्या है, टोडी में बताइएगा कि ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है, पुराने रीति रिवाज से लोग उसको पीते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है इंडियंस में, हमारे इस भारत में, कि हम लोग पी लेते हैं दारू, है ना। तो वो जो पीते हैं वो आफ्टर द
फूड या बिफोर द फूड, खाना का नाश्ता समझ डिनर है समझ लीजिए, वो खाते पीते हैं। ऐसे ये जो आप देखते हैं टोडी को, ये ट्रेडिशनल ड्रिंक होगा कहाँ पर, साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में आप जाओगे तो इसको मिलेगा। बनाया कैसे जाता है, तो एक फर्मेंटिंग पाम सेप होता है, उसी से हम लोग इसको बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। एक ग्लास लिया और आराम से पी लिया, पूरी बॉडी फिट हो जाती है। समझ में आई बातें। फिर देखिए फिशेस, सोयाबीन, बाम्बू, ये जो 3 चीज़ मैंने लिखा है, ये क्या करता है भैया, ये फर्मेंटेड होता है। फर्मेंट होने के बाद क्या करता है, टू मेक द फूड। जब ये फर्मेंट कर लिया जाता है तो ये कुछ फूड मतलब आइटम्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे टोफू, क्या बना दिया लोगों ने, फिश से टोफू। फिर आपके सोयाबीन साहब ने सोफू, और हमारे बाम्बू साहब ने क्या बना दिया, तो टेम्फू। तो ये जो फूड मटेरियल आपके सामने दिखाई पड़ते हैं, हाँ नाम सुनने में अजीब होंगे बट यस ये सही है, इसको आप समझिए और एग्ज़ाम में ये आपके मैच करने में भी कहीं कहीं दिया जा सकता है। फिर देखेंगे माइक्रोब्स कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। मैंने कहा कि माइक्रोब्स हमारे घर में तो बहुत सारे पनीर, ब्रेड, टोडी वगैरह सब बनाने में अच्छे थे, ठीक है, दही वगैरह बना लिया, खा लिया हम लोगों ने, लेकिन क्या इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए कहा गया कि जैसे वेवर्स ईस्ट होते हैं ना, वेवर ईस्ट का नाम अभी मैंने पहले बता दिया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ही जिम्मेदार होता है। क्या करते हैं, यूज टू द फर्मेंट माल्टेड सीरियल। बहुत सारे जो सीरियल्स होते हैं आप जानते हो कि जो गेहूँ हो गया, चावल हो, मोटे अनाज जो होते हैं उसी को सीरियल्स कहते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, माल्टेड करते हैं, इनका फर्मेंट माल्टेड सीरियल्स को क्या करते हैं, एंड फ्रूट के जूस को, इन सब को लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाया जाता है। तो अल्कोहल एक होता है कि बड़े बड़े कह सकते हैं कि जो कंटेनर होते हैं उसमें फॉर्म्ड किए जाते हैं, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। समझ में आई बातें। फिर देखेंगे बेवरेजेस जो मेड होते हैं विदाउट, यानी कौन कौन से होते हैं मेड करने में। देखो एक होता है डिस्टिलेशन, है ना, डिस्टिलेशन होता है एक। देखो डिस्टिलेशन में क्या है, वाइन और बियर। वहीं पर विद द डिस्टिलेशन यानी जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो हमारे क्या होते हैं, डिस्टिलेशन वाले हैं। और ये सब विदाउट डिस्टिलेशन है। तो विदाउट डिस्टिलेशन जिसमें ज़्यादा मात्रा में कोई नशा ना हो, जिसको वाइन बियर कहते हैं। जो डिस्टिलेशन ज़्यादा है दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज़ मोर इज़ ब्रांडी एंड विस्की, रम। सही है। चलिए इसकी सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए बेटा, अब इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात और करेंगे। जैसे कि आप देखिए पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या करते हैं भैया, मैक्स द एंटीबायोटिक्स। क्या बनाता है बेटा, एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करता है। एंटी का मतलब ही होता है अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, यानी वो ज़िंदगी में या हमारे लाइफ में जो भी हमें नुकसान करने वाली चीज़ें होती हैं उसके अगेंस्ट से काम करता है। समझ में बातें। तो ये हमारा एंटीबायोटिक्स होता है। मैंने कहा कि पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक्स थी हु वाज द फर्स्ट, जो कि पहली एंटीबायोटिक्स थी जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अच्छा दोस्तों, ये क्या था, एक चांस डिस्कवरी कह सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं, चांस डिस्कवरी कह सकते हैं। क्योंकि जब हमारे अलेक्जेंडर साहब जब एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हो स्टैफिलोकोकस, निमोनिया भी होता है जो निमोनिया करता था, ये स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया को जब ये पेट्रिटिक्स में आर्टिफिशियली न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो करा रहे थे, समझ में बताएं। उस समय क्या हुआ दोस्तों कि जिस पेट्रिटिक्स से ढक देते थे उसको बढ़िया से कवर कर देते थे, लेकिन थोड़ा सा देखा गया कि हल्का सा खुला रह गया और फाइनली उसमें देखा गया कि अगल बगल एक मोल्ड जमने लगा और देखा कि कुछ एरिया में तो हमारा स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा था। वो इस बात को समझ पाते कि आखिर हो क्या रहा है, तभी उनका ध्यान पूरा एक मोल्ड की तरफ गया जो कि उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे एरिया में ग्रो कर रखा था। और फाइनली जहाँ पे वो ग्रो कर रहा था वो ग्रो करने की वजह से पूरा का पूरा हमारा बैक्टीरिया वहाँ का डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि वहाँ नहीं लगा। तो इनके दिमाग में ये जहन में आया कि आखिर ये जो मोल्ड लगा है, इस मोल्ड की ऐसी क्या खास बात है, यानी मोल्ड एक फंजाई है, उसे क्या ऐसी खास बात है कि इसके ग्रो होने की वजह से हम जो पेट्रिटिक्स में अपना ग्रो करवा रहे हैं आर्टिफिशियली, वो आखिर नहीं ग्रो कर रहा है। तब इनको लगने लगा कि कुछ केमिकल इसके अंदर से रिलीज होते हुए हैं और उस वजह से वो इसको क्या कर रहा है, मार दे रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले मरतबा जो एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन हुआ था पेनिसिलिन ही था, जिसको यूज़ किया गया था हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। हमने देखा कि अमेरिकन जो हमारे कैसे थे सोल्जर्स जो हमारे थे, उनके लिए उनके घाव को यानी वॉन्ड को हीलिंग करने के लिए, भरने के लिए इन लोगों ने यूज़ किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है।
फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरी, ये भी वहाँ पे थे और इन लोगों को इसके लिए नोबेल प्राइज़ 1945 में दिया गया। सही है। फिर देखेंगे और हम इसको बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि जो बहुत ही खतरनाक जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिसीज़ करते हैं या हमारे बॉडी में जो डिजीज़ हो जाता है उसके लिए भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। यानी इसका जैसे कि प्लेग के लिए, ओपिंग कफ के लिए, जिसको आप ओपिंग कफ काली खांसी बोलते हो, जिसको डिप्थीरिया कहते हो, गाल घोटू बोलते हो, लेप्रोसी कोष्ठ के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो था इसको हमने बनाया क्या, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिस के द्वारा बनाया गया था। जो फिर देखेंगे नीमोमाइसिन जो बनाया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी के द्वारा। तो ये हमने बता दिया कि इतने प्रकार के एंटीबायोटिक्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो फिर आए, हमने कुछ एसिड का नाम दिया है, कहाँ से इसको देखा गया, कहाँ से पाया गया। जैसे साइट्रिक एसिड आप जानते हैं एस्परजिलस नाइगर के द्वारा, जो कि फंजाई है। फिर देखा मैंने एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा, जो कि बैक्टीरिया से मिला। फिर देखेंगे ब्यूटारिक एसिड जो होता है ये कहाँ से मिला, क्लस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम, जो कि हमारा एक बैक्टीरिया ही है। फिर देखा मैंने दोस्तों लैक्टिक एसिड, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से हमको मिलने लगा। तो देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे बेनिफिट के लिए हैं, जो बैक्टीरिया हमको दे रहा है, तो हमारे लिए क्या हुआ, फ्रेंडली हुआ। हालांकि कुछ नुकसान भी करते हैं, उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। फिर मैं कुछ एंजाइम्स को बताता हूँ, जैसे लाइपेज एंजाइम। आप जानते हैं कि लाइपेज एंजाइम एक प्रकार से ब्रेक करता, तोड़ देता है लिपिड को, लिपिड ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द एज, जहाँ पे एज शब्द लग जाए, जान जो एंजाइम ये है, तो ये इसको क्या कर रहा है, लाइपिड को ब्रेक करता है, जो कि यूज़ किया जाता है इन डिटर्जेंट में। इसका यूज़ करते हैं क्यों, ताकि जो ऑयल के जो फैट वगैरह होते हैं ना, ऑयल ड्रॉप्स होते हैं, उसको वहाँ गंदगी से रिमूव कर सके, तो इसका फ़ायदा यहाँ पे हुआ। फिर मैंने दिया पैक्टिनेज और प्रोटेज, नाम ही से क्लियर है, पैक्टिनेज किसको ब्रेक करने वाला है, पैक्टिन को, प्रोटीज प्रोटीन को। तो ये सब ब्रेक करते हैं। और ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यूज़ फॉर द क्लियर द बॉटल जूस, जो बॉटल में जूस मिलता है मार्केट में ना, उसको क्लियर करने के लिए, साफ़ करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। मामला क्लियर है। फिर देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस कहाँ से मिला है, तो ये हमने क्या बनाया, मेक द स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इसने स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का फॉर्मेशन किया है इसके द्वारा, जिसका यूज़ किया जाता है रिमूव द ब्लड क्लॉट्स, जो यानी क्लॉट बस्टर के रूप में यूज़ करते हैं। जो ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो क्लॉट्स होते हैं, यानी जो हमारे वेसल्स में थक्का के रूप में बने रहते हैं, जिससे हार्ट अटैक होने की पूरी चांस होती है, उसको हम क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस, राइट। फिर देखेंगे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंजाई है। ये क्या करता है, ये एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, जो कि साइक्लोस्पोरिन ए के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के रूप में होता है। दोस्तों इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हमारे इम्यून को सप्रेस कर देता है। जब बॉडी में किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट आप करवाते हो, तो उसकी बॉडी का पार्ट हमारे बॉडी में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तब जब हम जोड़ लेते हैं अपने बॉडी में, तो जैसे लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हो, तो लीवर का कुछ हिस्सा हम काट करके अपनी बॉडी में लगाते हैं। हमारे बॉडी में किसी का लग जाए तो हमारी बॉडी इतना तो आसान है नहीं कि इसको कंफर्टेबल बना के तुरंत रख लेगी कि ठीक है तुम मेरे हो, नहीं। उसको इस बात का एहसास जताना पड़ेगा कि हम तुम्हारे इम्यून पावर को सप्रेस कर देंगे, और जैसे इम्यून पावर को सप्रेस करेगी वो भूल जाएगी और उस अलग पार्ट बॉडी को अपना समझ करके ग्रो करवाने में, उसको बिल्डअप करवाने में मदद करने लगेगी। तो इसको बोलते हैं कंफर्टेबिलिटी बैठाना। जब कंफर्टेबिलिटी बैठ जाती है, देन एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी ग्रो इन अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। क्लियर है बात। फिर देखिएगा, फिर हम बात करते हैं इसमें दोस्तों, हमारा होता है मोनेस्कस परप्यूरियास। मोनेस्कस परप्यूरियास क्या करते हैं, ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल एजेंट्स होते हैं, जो ब्लड के अंदर पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग करते हैं। ऐसे एजेंट्स के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखने वाले हैं, जिसका नाम होगा माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अभी माइक्रोब्स हमारे लिए घातक भी थे, मैंने आपको बताया, और बहुत इंपॉर्टेंस भी है, बेनिफिट हैं। अब आवश्यकता ये है कि बेटा ये सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। आप जानते हैं पर डे कि हमारे
टाउन्स में, हमारे सिटीज़ में बहुत सारे वेस्ट क्या होते हैं, ये छोड़े जाते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं। इवन ह्यूमन एक्सक्रीटा इज आल्सो। लेकिन क्या हम इस प्रकार के वेस्टेज को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में छोड़ सकते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सीवेज कहा जाता है। हम कहते हैं कि बिफोर द डिस्चार्ज ऑफ दिस वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज़ वी हैव टू जस्ट ट्रीटेड, हम इसको ट्रीट करते हैं और ट्रीट करके हम इसके वेस्ट को लेवल को थोड़ा कम कर देते हैं। इसी को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। समझ में आई बात? हालांकि इसके लिए गंगा प्लान, यमुना प्लान जैसी बहुत सारी गवर्नमेंट की प्लान योजनाएं चालू की जाती हैं, जिससे हम अलग अलग जगहों पर ज़्यादा मात्रा में ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकें। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सर कैसे काम करता है? तो आपको ये जानकारी रखना है इसमें कि सीवेज का मतलब होता है कि जो वेस्ट गंदगी है, जब जो पर डे डेली सिटीज़ टाउन से जो वेस्ट निकल रहे हैं उसमें बहुत सारे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड ना बना पाएंगे लेकिन उसमें पड़े हुए गंदगी को खा लेते हैं, और ये जब गंदगी खाते हैं तो धीरे धीरे वेस्ट क्या होते हैं हमारे कम होने का नाम ले लेते हैं। अब देखेंगे इसको दो स्टेप में करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में हम इसको कंप्लीट मानते हैं। मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए कहा गया कि सीवेज एक म्युनिसिपल वेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और बहुत सारे हमारे हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। समझ में आया ना? अब हम देखने वाले हैं कि इस सीवेज ट्रीटमेंट को हम क्या करते हैं, बिफोर रिलीज इन द वेस्ट, यानी हम वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले हम इसको तैयारी करवाते हैं, यानी इसकी तैयारी को कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शॉर्ट फॉर्म में STPs कहा जाता है। समझ में बात? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। अब देखिए क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले कराना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, वाटर बॉडीज़ यानी कि जो वेस्ट होते हैं उस वेस्ट के अंदर देखते हैं कि कितने मतलब बहुत सारे वेस्ट भरे होते हैं। तो हम सोचते हैं क्यों ना पहले इसको फिल्टर कर लें। फिल्टर करने से जो बड़े बड़े पत्थर, चट्टान, पीबल्स वगैरह हो गए, ग्रिफ्ट जो होगा वो नीचे आके बैठ जाएगा। बात समझ में आया? और जो ऊपर के हल्के फुल्के होंगे वो हमारे कैसे होते हैं, वो तैरते रहते हैं। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि ये हमारा क्या है, ये बिग मैटर फिल्टर करता है। फिल्ट्रेशन से धीरे धीरे हम देखेंगे कि यहाँ से जो वाटर होगा फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट इज़ नोन एज द फर्स्ट इफ्लुएंट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और मैंने लिखा है कि जो सॉलिड होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसको हम प्राइमरी सेलेज के रूप में जानते हैं। और जो ऊपर देखेंगे सुपरिटेंट फॉर्म में होते हैं, जो तैरते रहते हैं, पतले होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट कहा जाता है। ये एफ्लुएंट क्या होता है, यानी कि ये ऊपरी भाग है। अब हमने सारे वेस्ट के बड़े बड़े पत्थरों को फिल्टर कर दिया है। अब जो सॉलिड पार्ट्स है वो नीचे जाके कहाँ पर, बॉटम में ये बैठे हुए हैं। अब हमको उससे मतलब नहीं, हम इसको फिल्टर कर चुके हैं। अब हमको देखना है कि जो ऊपर वाला छिछला भाग था, सुपरिटेंट वाला भाग था, उस भाग के अंदर कितने वेस्ट हैं। अब उस वेस्ट को हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो वही मैंने लिखा कि अब इस फर्स्ट इफ्लुएंट जो हमारा तैयार होता है, अब हम फर्स्ट सेटिंग टैंक में इसको, प्राइमरी सेटिंग टैंक में इसको क्या बोलते हैं, भेज देते हैं। क्यों? फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो वही चीज़ आपने लिखा है कि जो वाटर हो गया, अब नीचे आके आप देख रहे हैं ये तो नीचे बैठ चुका है, सेडिमेंट ग्रिफ्ट होते हैं, सॉलिड पीबल्स वगैरह होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो भाग था, अब हम इसको कहाँ भेजेंगे, हम भेजेंगे सेंट टू द एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक और साथ ही साथ उसमें एजिटेशन लगा होता है, एक मशीन है जो घुमाता रहता है और उसमें ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती चली जाती है। एरोबिक माइक्रोब्स उसमें वेल डेवलप कर लिए जाते हैं। और वो जो एरोबिक माइक्रोब्स होता है, आप देख सकते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कैसे एयर पंप हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू टू द कांस्टेंट एरेशन, एरेशन यानी ऑक्सीजन कांस्टेंट हो गया एंड द एजिटेशन यहाँ पर चल रहा है, साइकिल उसको घुमा रहा है ताकि ऑक्सीजन लिबरेट करे। और ये होगा क्या, ये फ्लॉक्स बनेगा। और फ्लॉक्स मतलब होता है कि जब यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो दोस्तों वहाँ पर आपको फ्लॉक्स देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि फ्लॉक्स इज ए मेस लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म, या कह सकते हैं कंपोजिशन किसका, ये फंगस और बैक्टीरिया का। तो वो उसमें ग्रो करना शुरू कर जाता है। तो हमने मेस को ग्रो, यानी हमने फ्लॉक्स को ग्रो करवाना है तो हमने एजिटेशन लगवा दिया, क्योंकि अब यही जाके क्या बताएगा कि जो सुपरिटेंट वाले भाग थे उसके ऊपर ये इसकी मदद से एरेशन, या कह सकते हैं जो हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया आ गया उसके साथ मिल करके उसको खाने में उसको थोड़ा आसानी मिलेगी। समझ में आई? तो यहाँ पर ये हुआ। और फिर हमने देखा कि जब ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ था तो हमने देखा कि ये हमने दो चीज़ दिखाया है, आपको एक सेटिंग टैंक दिखा दिया है, दूसरी तरफ हमने दिखाया कि एनारोबिक सेलर डाइजेस्टर होता है। समझ में बात? तो ये जो सेटिंग टैंक है इसमें आप देखिए किस तरह से फ्लॉक्स हमारे सेटल्ड हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए ये प्रोसेस, इसको यहीं समझ लीजिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ, एयर पंप हुआ, ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाई पड़ा। हमने देखा कि ऑक्सीजन कांस्टेंट हो गया था,
एजिटेशन लगा हुआ था, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। फ्लॉक्स एक स्ट्रक्चर्स होता है जो गुथा रहता है किसकी ओर से, बैक्टीरिया और फंगस की वजह से। अब ये धीरे धीरे देखिए दीज फ्लॉक्स कंज्यूम्ड, अब यही फ्लॉक्स क्या करेगा, ऑक्सीजन की मदद से जो ऑर्गेनिक मैटर उस वेस्ट में था इसको ये क्या करेगा, खाने का काम करेगा, खाएगा ऑफ द एफ्लुएंट। अभी जो एफ्लुएंट यहाँ से आया था ऊपर वाला सुपरेटेंट भाग, ये यहाँ पे गया था, अब इसको सुपरेटेंट को भी साफ करना। पहले यहाँ तो गंदगी साफ हुई, अब गंदगी साफ करने के बाद भी हल्का गंदगी बचा है, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। उसमें आपने एरेशन टैंक लगवा दिया, एरेशन पंप के माध्यम से ऑक्सीजन लिबरेट करने लगा, और फाइनली वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में फ्लॉक्स बन जाता है। और फ्लॉक्स जैसे बन जाता है तब वो कहता है आओ भैया एफ्लुएंटवा, क्या बात है, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर बड़ी गंदगी है यार, तुमको कैसे क्या करूँ। तो कहता है ठीक है तो चिंता ना करो, मैं तुमको खा लेता हूँ। बस एफ्लुएंट को चाप के खाना शुरू कर देगा, और फाइनली जब देखेंगे पानी में गंदगी कम हो जाती है तो वहाँ पे हमारा बीओडी डाउन हो जाता है। बीओडी कहता है कि 1 लीटर में कितने ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, इसी को हम कहते हैं बीओडी। अगर पानी में गंदगी ज़्यादा होगा तो ध्यान देना गंदगी के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा खाने वाले, इसको बोलते हैं बीओडी ज़्यादा। अगर पानी साफ़ हो चुका है तो बीओडी कम होने लगता है। तो अब जब गंदगी को इफ्लुएंट को और खा रहा हमारा फ्लॉक्स तो गंदगी क्या हुआ, कम हो गया, बीओडी हमारा कम हो गया। अब वाटर यहाँ पे क्लीन हो गया, वाटर क्या हो गया, क्लीन, क्लियर है, वाटर हमारा क्लीन हो गया। फिर देखेंगे ये एफ्लुएंट हमारा क्या करेगा, अब धीरे धीरे इसको हम सेटिंग टैंक में भेज देते हैं। कहाँ पर आएगा, ये सेटिंग टैंक में आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग टैंक में आने के बाद यहाँ पे अभी ये फ्लॉक्स अभी रखा हुआ है, फ्लॉक्स सेटल्ड हो गया, अब नीचे बैठ गया क्योंकि सारी गंदगी और लगभग इसने साफ करके रखा है। अब जब गंदगी साफ करके तो क्या हम इसको पानी में छोड़ देंगे, नहीं, हालांकि ये मार रहा था मुझे पता था। अब ये फ्लॉक्स जब नीचे सेटल्ड हो जाता है तब इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब ये हमारा एक्टिवेटेड स्लज होता है। फाइनली इसको सेटिंग टैंक से हम छोड़ देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पे एनारोबिक है, अब ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, ये फ्लॉक्स यहाँ पर गया, फ्लॉक्स डाइजेस्टेड बाय द एनारोब्स। अब जो उसमें एनारोब्स होते हैं वो इसको स्लज को कहेगा कि हम तुमको खा लेंगे। देखो कितनी दुनिया बेकार है, ये बेचारा काम करके आ रहा है, अब बचा था, अब इसको ले गई है भाई साहब, तो एनारोब इसको क्या करेगा, इसको धड़ाम से खा लेगा। हालांकि ये अब यहाँ पे एनारोबिक जो हमारा होता है, यानी जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होते हैं उसमें से हम इसको उठा करके रिवर्स फिर ले जाते हैं, उसमें एरेशन में डालते हैं, यानी इसको इनाकुलम करवा देते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि पूरी गंदगी हमारी कंप्लीट साफ़ हो जाती है। जितने सेटल डाउन हुए प्राइमरी स्लज, सुपरिटेंट वाला जो था इफ्लुएंट कहा जाता है, जिसको प्राइमरी सेटिंग टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। फिर देखेंगे उसमें जो बैक्टीरिया होगा ये इन सब के साथ मिल करके दोस्तों जो ऑर्गेनिक मैटर जो गंदगी होगा उस गंदगी को क्या करेंगे लोग, खाना शुरू कर देंगे। और जब इसको खाना शुरू कर देगा तो आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे गैसेस क्या होते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी एनारोबिक स्लज जो डाइजेस्टर वहाँ से ही देखेंगे कि वहीं पर जाकर के बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैस निकलना शुरू हो जाएंगे। उस मिक्सचर ऑफ गैस को आप देख सकते हैं, जैसे मीथेन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, या आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। इस प्रकार के मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम लोग बायोगैस कहते हैं। एंड दिस बायोगैस आर कम्प्लीटली यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। आप खाना पकाते हो इसी से, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेनिफिट होता है। समझ में आई बात यहाँ तक? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए बेटा, इसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में, जो कि अभी से पहले आपने देखा था, ये STPs के बारे में, उसी से रिलेटेड होगा और भी कुछ बात होगी इसमें। देखिए एक चीज़ जान लीजिएगा नोट में कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक ऐसी संस्था है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IARI, और उसके साथ साथ खाड़ी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बायोगैस प्लांट के लिए माने जाने एक हस्ती हैं, जो एक प्रकार से इसको वेल डेवलप करने का पूरा प्रयास उन लोगों का रहा है। फिर देखेंगे होता क्या है कि जब आप बात किए थे अभी कि बायोगैस प्लांट, तो बायोगैस प्लांट दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लांट होता है ना। उस प्लांट में आप देखेंगे कि प्लांट में कम से कम आप बहुत सारे लीटर्स उसमें पानी को आप भर सकते हो। होता क्या, इसमें हम लेते हैं गोबर और पानी, इन दोनों को आपस में उसी में क्या करते हैं, सॉल्युबल करके उस पूरे टैंकर में हम लोग डाल देते हैं। इसको बोला जाता है स्लरी कहा जाता है, ठीक है ना। स्लरी इज द डग ऑफ एनिमल्स विद द वाटर, राइट। ये करेंगे और उसमें हम दो प्रकार के
आउटलेट लगा देते हैं। तो आउटलेट नंबर 1 जो होता है ये काम करता है कि सप्लाई करता है बायोगैस, जो उसके अंदर आपने मान लीजिए डाल दिया उसमें पूरे, ठीक है ना। अब उस टैंकर में आप देखेंगे जब उसको ढक देते हो तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स डेवलप होते हैं, और वही माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसमें प्रोसेस शुरू कर देते हैं। प्रोसेस करने से धीरे धीरे प्रेशर लगता है उस पिस्टन पर, और पिस्टन के माध्यम से आप देखेंगे कि उसमें गैस बन जाती है, और वही गैस को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटलेट नंबर 1 यूज़ करते हैं फॉर द सप्लाई ऑफ द बायोगैस, जो को यूज़ किया जाता है कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए, राइट। और आउटलेट नंबर 2 लगा होता है जिसका यूज़ करते हैं कि जो डग ऑफ एनिमल आपने लिया था, जिससे आपने एक मान लो गोबर है ये जानवर का, आप इसको पानी में भिगो करके क्रश कर दीजिए तो पानी सब निकल जाएगा, और बाद में क्या बचेगा, सूखा वाला। अब सूखा बन गया वो, अब उसको फेंक दीजिए। तो उसको हटाने के लिए आउटलेट नंबर 2 लगा होता है रिमूव ऑफ द स्पेंट स्लरी, यानी उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लिया, अब बचे हुए जो वेस्ट होते हैं इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो ये अब 2 ट्रिक और जानेंगे इसमें। फिर देखिए अब आता है बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में माइक्रोब्स कैसे यूज़ करते हैं। तो ध्यान देना, बायो कंट्रोल आज के समय में एक बहुत मानी जानी चीज़ होती है जिसका यूज़ हर लोग करना चाहते हैं। बिकॉज पहले के ज़माने में हम लोग क्या करते थे, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, वीड को मारने के लिए वीडिसाइड, और ये तमाम का यूज़ करते समय क्या होता था कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता था, यानी अच्छे अच्छे जो हमारे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म थे वो भी मर जाते थे, है ना। अब हमें वो मारना नहीं था, लेकिन अब क्या था, वो टारगेट के चक्कर में वो भी मर जाते थे जो हमें चाहिए, अब वो बेचारे मर चुके हैं। तो हमने कहा कि भाई हम ये तो नहीं कर पाएंगे, खेत में लगा है कोई अच्छी जानवर, जैसे मान लो आपने मिट्टी में कोई चीज़ डालना है, उसमें मान लो अर्थवॉर्म पाया जाता है जो हमारे लिए फ्रेंडली होता है, अब उसको भी आपने मार दिया तो वो नहीं चलेगा। इन्होंने कहा ऐसा करो कि ये पोल्यूशन भी करता है, ये नुकसान भी करता था, तो टारगेट करता था, किल वाले को मार देता था, नॉन टारगेट को भी हमको मारना नहीं चाहिए था। इससे पूरा का पूरा हमारा जो इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब होने लगा। तो हम लोगों ने ये विचार किया क्यों ना हम ऐसे सिस्टम्स को अप्लाई करें जिसमें ना केमिकल, ना पेस्ट, ना कुछ ना डालो, एक जानवर को उसका आहार बना के उस माइक्रोब्स को खिला दो नाश्ते के रूप में, जो हमारे लिए नुकसान करता था। तो उन्होंने कहा ये बेस्ट आइडिया है। तो उन्होंने यूज़ किया लेडी बर्ड बीटल्स को, इसको कहा तुम बेटा ऐसा करो कि जो एफिड्स लगे होते खेतों में उसको खा जाओ। तो वो कह रही ठीक है हम खा लेंगे। अब देखो कोई केमिकल नहीं डाला है, ये अपना नाश्ता भी कर रहा है, पूरा का पूरा फूड चेन हमारा चल रहा है इधर। ड्रैगन फ्लाई, इसने क्या किया, गेट रिड ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो को ही चाँप के ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है, जिन्हें बिना केमिकल के, बिना किसी छिड़काव के, राइट। फिर देखेंगे हम बात करेंगे बैसिलस थोरिनजेनेसिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीटी। इसके अंदर जो हमारा प्रोटीन होता है क्राई प्रोटीन, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है उन जानवरों के लिए जो जानवर इंसेक्ट होते हैं और इसको खाने का काम करते हैं, क्योंकि उसके मिड गट में जाके जैसे पूरा माहौल हमारा एसिडिक ये हो जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे वो एक्टिवेट हो जाता है फिर वो एज अ जहर के रूप में काम करता है उन जानवरों के बॉडी के अंदर। पूरी की पूरी उसकी जो गट वाली एरिया होती है वो क्या हो जाती है, पोरस हो जाती है, फिल्टर्ड हो जाती है, फाइनली वो स्वेलअप करने के बाद फट जाती है, वो मर जाता है। तो ये सिस्टम कहा गया हम इसका यूज़ करेंगे कंट्रोल करने के लिए। बटरफ्लाई, कैटरपिलर, ऐसे तमाम चीज़ पौधों में भी यूज़ करेंगे, चाहे वो ब्रेसिकस हो, चाहे वो फ्रूट्स ट्री हो, इन लोगों को क्या करेंगे, इसको यूज़ करिए ताकि इसके लार्वा को ईट कर लिया जाए, इंसेक्ट के लार्वा को। ये सब क्या करते थे, उसको मार देते थे। समझ में आई। फिर देखिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो कि फंगस है, क्या करता है, ये फाउंड होता है फ्रीली रूट में, ये फ्रीली रूट इकोसिस्टम है, ये फ्री अवस्था में पाया जाएगा, जो कि किल करता है सेवरल प्लांट पैथोजन को। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिएगा एक होता है बकोलो वायरस, हम लोग इसको बकोलो वायरस कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, अटैक करता है इंसेक्ट को, यानी इंसेक्टिसाइडल के रूप में है, ये आर्थ्रोपोड्स को मार देता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो बिना किसी केमिकल दवा छिड़काव की वजह ये सबको उन नुकसानदायक चीज़ों को क्या कर रहे हैं, किल करने का वर्क कर रहे हैं। फिर एक सिस्टम ये सब मिल जाते हैं तो हम इसको बोल देते हैं IPM, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसका यूज़ मतलब बहुत ही प्रचलित है, इसको यूज़ कर रहे हैं लोग और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो इसको यूज़ करना चाहिए, हर एक किसान को इसके विषय में जागरूक कर देना चाहिए। जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, दे हैव टू एजुकेटेड टू देम, राइट। फिर देखेंगे इसमें हम कैसे माइक्रोस बायो फर्टिलाइजर्स के यूज़ किए जाते हैं। क्या बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम माइक्रोब्स यूज़ कर सकते हैं, तो जवाब होगा बिल्कुल होगा। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो कि BGA ब्लू ग्रीन एल्गी नाम है, या बैक्टीरिया होगा या फंगस होगा, ये सब सॉइल में पाए जाते हैं और खेतों में उसकी उर्वरकता को, फर्टिलिटी को इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे कि मैं कुछ नाम देता हूँ, राइजोबियम बैक्टीरिया आप जानते होंगे कि ऑलवेज फाउंड इन द राइजोबियम प्लांट,
जो दलहनी वाले पौधे होते हैं उनके रूट में जो गड्ढे होते हैं उसको रूट नोड्यूल कहा जाता है, वहीं पर ये हो जाते हैं और वहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके पौधे को देने का काम करते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर देखेंगे इसी में आता है एजोस्पाइरोलम या एजोबैक्टर कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो कि सॉइल में क्या होते हैं पाए जाते हैं, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एंड माइकोराइजा एक फंगस होता है, उस फंगस का नाम है ग्लोमस। ये क्या करता है, ये एसोसिएट करता है विद द रूट ऑफ हायर प्लांट बॉडी, उसके साथ आपस में संबंध बनाएगा और फिर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का काम शुरू कर देता है। एक इसमें नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ, इसे भी साइनोबैक्टीरिया एक होता है, जो कि साइनोबैक्टीरिया को आप ध्यान में रखिएगा, ये एक ऑटोट्रॉफिक फिक्सर नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये सारी चीज़ें चाहे उसमें एनाविना हो, चाहे उसमें नॉस्टॉक हो जाए, या फिर उसमें ऑसिलेटोरिया हो, ये 3 एग्जाम्पल्स हमारे आते हैं साइनोबैक्टीरिया में। तो इस प्रकार से बेटा ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद द नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैंने कर दिया है। अब आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए दोस्तों। जो चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।